हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप लोगों को एक बार से फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। आप लोगों को ये मालूम ही है, आप लोग जानते हैं कि मैंने एक यूट्यूब चैनल चल रहा है जो आप लोगों के सहयोग से ही चल रहा है। और उसमें हमने एनसीईआरटी शुरू कर रखी है, जिसमें इतिहास कक्षा 6 से 8 तक कंप्लीट हो चुका है। जो लगभग 1-2 महीने पहले मैंने उसमें वीडियो डाली थी। उसमें अ, भूगोल कक्षा 9-10 का कंप्लीट हो गया है, और कुछ और टॉपिक भी इतिहास से संबंधित कक्षा 9-10 से उसमें टॉपिक डाले हुए थे, विश्व इतिहास से संबंधित। तो भूगोल कक्षा 9 और 10 और इतिहास 6 से 8, और उसके अलावा जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो इतिहास का कक्षा 6 से 8 तक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य थे या महत्वपूर्ण कोई टॉपिक हो सकते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं थे, वो भी उसमें डाले हुए हैं। तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, और बहुत लोगों के उसमें मैंने आप लोगों से सुझाव मांगे थे, कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। और जिन लोगों ने देखा है, वो उसमें इस चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, और इस चैनल में आप देख सकते हैं। इसमें अब हमने यहाँ पर जो एनसीईआरटी है, क्लास 6 से शुरू की है भूगोल। और ये हम जो भी पिछले जितने भी लेक्चर आए हैं, उनमें हम देख रहे हैं सारांश रूप में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है, इस रूप में हम देख रहे हैं। और इसमें जो पहला टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी, और हम इसको जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी है उसी रूप में देखेंगे। थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कुछ और तथ्य, कुछ और जो एनसीईआरटी में नहीं है, या ये लगता है कि यहाँ पर इनकी चर्चा होनी चाहिए, उनको भी चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर हम इस प्रकार से देख रहे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सिर्फ तथ्यों पे हमारा फोकस नहीं होगा। तथ्य समय के साथ या परीक्षा हॉल में जब हम बैठते हैं तो हम उनको भूल भी जाते हैं, फैक्ट याद नहीं रहते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होंगे तो तब ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें हमने जो पाठ्य वस्तु, इसमें सिलेबस रहेगा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सारांश रूपी उपयोगी पाठ्य वस्तु होगी, उसको लाया जाएगा 6 से 12 तक की। और एनसीईआरटी का अपने आप में बहुत महत्व है। एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। ये तो नहीं कह सकता हूँ कि सारे यहीं से बनेगा, लेकिन 70-80-90% जो भी परीक्षाएं आप देते हैं, चाहे जो भी परीक्षाएं की तैयारी आप कर रहे हैं, राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट लेवल की या सेंटर की कोई परीक्षा है उनकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की परीक्षा कर रहे हैं, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अन्य समूह की जितनी भी परीक्षाएं हैं, प्रवक्ता की परीक्षा है, यूटेट की परीक्षा है, सीटेट की परीक्षा है, डीएलएड की परीक्षा है, पटवारी की परीक्षा है, पुलिस की परीक्षा है, लेखपाल की परीक्षा है, जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं जहां पर भी इतिहास, भूगोल और शास्त्र, राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो एनसीईआरटी से जरूर बनते हैं। और इस बार जिन लोगों ने एलटी 2024 दिया था, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट वाले थे, उन लोगों को अब जाके जब उन्होंने पेपर दिया तो अब लग गया होगा उन्हें कि एनसीईआरटी यदि ढंग से पढ़ लेते तो शायद जो हमने जो पेपर दिया था, जो हमारा अब स्कोर हो रहा है, शायद इससे बेहतर होता। और बार बार यही कहने पे लगे कि पेपर कठिन था। उसमें जो एनसीईआरटी में जो शब्दावली थी, उन्हीं शब्दावलियों को उठा करके प्रश्न बने थे। जिसकी एनसीईआरटी की समझ अच्छी थी उसका पेपर अच्छा हुआ। और जिसने सिर्फ हमने ये देखा, जैसे हमने सिलेबस देखा, ये हमारा एलटी का सिलेबस है और ये टॉपिक हमें कहीं से मिल सकते हैं, उसने कहीं से भी पढ़ा तो उसकी उतनी अच्छी समझ नहीं बनी। एक इस एनसीईआरटी को पढ़ने से हमारी समझ विकसित होती है, समझ क्लियर होती है, और दूसरे हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, बेस मजबूत होता है,
और उसके बाद जिस बुक को मर्जी उस बुक को पढ़ लो। एक बार जो है एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप जो है आपकी समझ बेहतर हो जाएगी, आपकी समझ विकसित हो जाएगी आपके अंदर, और आप तो उसके बाद जो बुक मर्जी वो पढ़ लो। तो आप लोगों को जो भी आप पढ़ते हैं इसमें जो है एनसीईआरटी में 6 चैप्टर है, कक्षा 6 में 6 चैप्टर है, 7 में जो है 7 चैप्टर है, 8 में जो है 8 चैप्टर है। इस प्रकार से टोटल मिला करके देखें तो 6 7 13 और 8 21 20-21 चैप्टर हो जाते हैं। 20-21 चैप्टर और 20-21 दिन में खत्म हो जाएंगे। और 20-21 दिन का मतलब है कि एक चैप्टर के यदि हम 1 घंटे में अब किताब में पढ़ेंगे तो किताब में तो हो सके ज़्यादा टाइम भी लगे, उसमें कुछ जो है वो तो क्लास के कक्षा के हिसाब से है, वहाँ पर कक्षा को बच्चों को समझाने के लिए कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, कुछ जो है चित्रों का प्रयोग किया गया है। तो हम हमारी वीडियो यदि 1 घंटे की जाती है तो 20 वीडियो जो है 20 घंटे में, और 20 वीडियो 20-21 वीडियो 20-21 घंटे में, यानी एक दिन में हो जाती है 24 घंटे में। एक दिन में तो पूरा दिन तो नहीं पढ़ते हैं, तो ये समझो कि यदि हम एक दिन में 4-5 घंटे पढ़ते हैं तो 2-3 दिन में कंप्लीट। 2-3 दिन में आपको जो है एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 का जो मैटर है वो अच्छे से मिल जाता है। तो 3 दूनी 6 दूनी 6 3 3 9, यदि हम 3 बार रिवाइज करते, लगातार नहीं करते, कभी बीच में जो है फिर रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो यदि रिवाइज भी करते हैं तो कितने 9 दिन में तो हम 3 बार रिवाइज कर जाते हैं। तो इस हिसाब से हम जब जो है एक रणनीति के तौर पे कोई भी काम करेंगे तो वो काम बहुत बेहतर होगा। और ये जो है वीडियो अब मैंने फिर से शुरू कर दी है एनसीईआरटी ज्योग्राफी से। इस प्रकार से ये जो है पॉलिटिकल साइंस भी चलेगी, इसमें जो है हिस्ट्री भी आएगी, और जैसे जो है हमारी छोटी क्लासों की कंप्लीट हो जाएगी वैसे बड़ी क्लासों की जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा अभी हम जो है सौरमंडल में पृथ्वी, तो यानी हम फिजिकल ज्योग्राफी को यहाँ पर देख रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी की जब हमारी समझ क्लियर हो जाती है उसके बाद ही हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। तो फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर सौरमंडल में जो हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, और पृथ्वी के साथ साथ जितने भी ये ग्रह है, यहाँ पर बुध है, उसके बाद जो है शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद जो है पृथ्वी है, बृहस्पति है, यहाँ पर जो है फिर शनि है, उसके बाद जो है यूरेनस है और नेपच्यून है, और प्लेटो को जो है ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया है। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और इसका जो विस्तृत, इसके बाद जो विस्तृत आएगा वो बड़ी क्लासों में आएगी, तो बड़ी क्लासों में बड़े स्तर के हिसाब से हम उसको देखेंगे। यहाँ पर जो है क्लास 6 के हिसाब से ये देखेंगे, थोड़ा बहुत जो है इसको एडवांस लेके चलेंगे। और आप लोगों को जब भी आप लोग इसे पढ़ें और इसको समझें, तो इसके बाद आप लोग जो है मुझे कमेंट कीजिए कि आप लोगों को इतना ही बेहतर है, या जो अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है, दी जाएगी, वो दी जाए या ना दी जाए, या इससे भी कुछ जो है और एडवांस पे हम और अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बारे में और विस्तृत जानकारी जितनी हो सकती है वो भी लानी है, तो क्या वो भी उसमें ऐड की जाए, या कैसा किया जाए, जो भी आप लोगों को सुझाव होगा उस हिसाब से इसमें काम होगा। तो यहाँ पे हम सौरमंडल में जब पृथ्वी देखते हैं तो कुछ जो है समझाने की कोशिश इसमें की जाती है, और उसको भी हम देखेंगे, हम उससे भी समझते हुए चलेंगे कि इसमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, किस प्रकार से हमें जो है समझाया जा रहा है कि हमारी पृथ्वी जो सौरमंडल में कैसी है, क्या स्थिति है, कहाँ पर है। तो इसमें लिखा हुआ कि आप पूर्ण चंद्र ग्रहण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। लगभग 1 महीने में एक बार, 14 दिन में जो है पूर्णिमा हो जाती है, और 14 दिन में अमावस्या, उसके बाद अगले 14 दिन में अमावस्या हो जाती है। और यदि देखें तो 27 दिन में चंद्रमा जो है परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों जो टाइम लगाते हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों जो है गति में 27 दिन में कंप्लीट कर देती है।
तो एक महीने में आप क्या होते हैं कि पूर्ण चंद्रमा, यानी आधा महीने में तो आप जो है क्या आ जाएगी, पूर्णिमा आ जाएगी। उसके बाद जो है अमावस्या की, यानी आज यदि पूर्णिमा है तो उसके ठीक एक महीने बाद जो है फिर पूर्णिमा की स्थिति बनेगी, और ठीक बीच में क्या आ जाएगी, 15 दिन में अमावस्या आ जाएगी। तुम एक बार देख सकते हैं पूर्ण चंद्रमा वाली रात, पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा वाली इसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं या इसे पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। अब ये पूर्णिमा कहा जा रहा है कि 15 दिन के बाद आपको चंद्रमा ही नहीं दिखाई देगी। अब 15 दिन के बाद चंद्रमा नहीं दिखाई देगी तो यह नए चंद्रमा की रात्रि, न्यू मून इसे कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग, जो 15 दिन के बाद जो स्थिति बनेगी, जिस दिन अमावस्या की स्थिति बनेगी उसे न्यू मून कहते हैं, नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं। तो नए चंद्रमा की रात्रि किसे कहती है? तो यदि वहां पर पूर्णिमा आए, आप लोगों को ये लगे कि हो सके इस दिन नए चंद्रमा की रात्रि है, तो इस दिन जो है नए चंद्रमा की रात्रि नहीं बल्कि अमावस्या को नए चंद्रमा की रात्रि होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब यदि कहा जा रहा है कि आसमान यदि साफ है, कहीं बादल नहीं है, तो आप आसमान का, और बहुत बार हम आसमान की तरफ देखते भी है, बहुत सारे जो है वहां पर टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं, नक्षत्र दिखाई देते हैं। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पर वैसे हम जो है जब पूर्णिमा अमावस्या वाली, जिसमें चंद्रकलाएं पूर्ण ये जो है सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण इत्यादि ये सब वो देखेंगे, उस समय हम इसको और अच्छे से समझेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पूर्णिमा है और अमावस्या है, तो जो चंद्रमा होती है, जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा हमें सिर्फ चंद्रमा का एक हिस्सा ही दिखाई देता है पृथ्वी से। एक हिस्सा हमेशा जो है, जो हिस्सा सूर्य के सामने यहाँ पर पड़ रहा है, अब यहाँ पर वो हिस्सा जो है चमकेगा चंद्रमा का, लेकिन हमें चंद्रमा का एक हिस्सा दिखाई देता है, एक हिस्सा कभी नहीं दिखाई देता है। जैसे जो है दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है कि दक्षिण ध्रुव पे हमने अपने जो चंद्रयान 3 भेजा है और उसमें रिसर्च करने के लिए, यानी दक्षिणी हिस्से पे जो है कभी ये अदृश्य हिस्सा है, यहाँ पर एक कभी दिखाई नहीं देता। तो कहा जा रहा है कि एक हिस्सा दिखाई देता है, एक हिस्सा दिखाई देगा तो यहाँ पर जो है सूर्य है और यहाँ पर जो है चंद्रमा है, और ये हमारी ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी, अब ये चंद्रमा है, ये है सूर्य। तो यहां से जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस पे, तो ये वाला हिस्सा यहां पे दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा यहां से पृथ्वी से दिखाई दे रहा है। वैसा तो मैंने यहाँ पे एक सीध में बनाया, एक सीध में जब जो है बनते तो अमावस्या पूर्णमासी को आ जाते हैं, लेकिन एक सीध में कभी अमावस्या पूर्णमासी को आने पे इसका जो है जब पृथ्वी की प्रकाश जो है इसकी छाया इस पर पड़ेगी तो उस दिन ग्रहण। लेकिन मैं ग्रहण की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो चंद्रमा है, तो यहाँ से हमें जो है सूर्य का प्रकाश जो ये आधा हिस्से पर पड़ रहा है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है। और यदि इसी को उठा करके अब यहां से इधर लाया जाए, ये जो है घूमते घूमते लाया जाए, मतलब यहां से घूमते 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 यहां आ जाए और सूर्य आ जाए इधर और यहां पे पृथ्वी आ जाए बीच में, तो जब हमें यहां से दिखाई देगा तो यहां से जो ए वाला हिस्सा अब इस तरफ आ चुका है, और ए वाला जो जहां लाइट नहीं पड़ रही थी वो वाला हिस्सा पृथ्वी की तरफ आ गया, तो हमें फिर चंद्रमा नहीं दिखाई देगी, कोई दिन अमावस्या कहलाएगा। उस दिन दिखाई नहीं देगी, क्योंकि एक ही हिस्सा दिखाई देता है और जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो इसके क्या हो गए, इसके पीछे की तरफ आ गए, जो हमें दिखाई नहीं देता है ये इस तरफ आ चुका है। तो इस दिन जो है क्या हो जाएगी, अमावस्या हो जाएगी। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है और आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। अब सूर्य कहा जा रहा है यहाँ पे, दिन में इतना सूर्य का इतना प्रकाश है कि जो रात को जो वस्तु चमकती है वो सूर्य के प्रकाश के सामने
वो नहीं दिखाई देती। रात को जो है, दिन में यदि कहीं पे मोमबत्ती रखी होगी और उसको हम दूर से देखेंगे तो मोमबत्ती हमें नहीं दिखाई देगी, जलती हुई मोमबत्ती। तो इसी प्रकार से जो है, जो जलते हुए मतलब जो चमकते हुए, जिनमें अपना जो है ऊर्जा है, जिनमें अपनी प्रकाश है, वो हमें नहीं दिखाई देते। वो इतने दूर है कि सूर्य के प्रकाश के सामने उनका प्रकाश जो है, उनका जो है चमक सारी फीकी पड़ जाती है। सूर्य के सामने सब फीकी है। सूर्य चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो अब ये जो है, यहाँ पर पूछा जाए कि खगोलीय पिंड क्या है, तो खगोलीय पिंड वह है सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात में जो है आसमान में चमकती है। जो भी आसमान में है, रात के समय तो वो चमकती है, लेकिन दिन के समय वो चमकती नहीं है, लेकिन जो भी आसमान में है वो सारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड आप लोग निश्चित ध्यान में वो दे रहे, खगोलीय पिंड क्या है। सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, यदि ये आए कि आसमान में नक्षत्र, तारे और चंद्रमा, पृथ्वी, ये पृथ्वी चलो इसमें सूर्य को छोड़ दे, या जो है इस प्रकार से क्वेश्चन बने जिसमें सूर्य भी हो, या सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाते, तो वो वाला उत्तर सही होगा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, वो एक गैसों से बने होते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड छोटे होते हैं और कुछ खगोलीय पिंड बड़े होते हैं। अब जो बड़े आकार वाले होते हैं, ये कहा जा रहा है कि ये खगोलीय पिंड जो है गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। अब जिनके पास अपनी ऊष्मा है और जिनके पास अपना प्रकाश है, वो कहलाते तारे। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश, सब जो है जितना भी चमक रहे हैं वो सब खगोलीय पिंड है। और जिनके पास अपनी ऊष्मा है और प्रकाश है, प्रकाश होता है जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो तारे नहीं कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब सूर्य के पास भी ऊष्मा और प्रकाश है, तो ये भी एक तारा है। तारे सूर्य के समान ही है। ये जितने भी तारे हैं ये सब सूर्य के समान है, लेकिन कुछ सूर्य से बड़े भी हैं और कुछ छोटे भी हैं। लेकिन ये जो सूर्य है, तो सूर्य क्या है कि हमारी पृथ्वी से नजदीक है, इतने नजदीक भी नहीं है। सूर्य बहुत दूर है, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ के लगभग है, तो किलोमीटर के लगभग है। लेकिन और जो तारे हैं ये बहुत दूर है, तो इसलिए जो है ये हमें सूर्य बड़ा दिखाई देता है, और वो जो है बहुत कम दिखाई, वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण जो ये तारे हैं, तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। और वो बहुत गर्म भी है सूर्य से, बहुत सारे सूर्य से बहुत गर्म भी है, बहुत जो है चमकीले भी है, और बहुत जो है बड़े भी है। लेकिन वो जो है हमसे क्या है, बहुत दूर है, तथा वह अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अब ये जो तारे हैं रात में, जो आप जो है हम आसमान में जब देखते हैं, तो बहुत सारी आकृतियां, बहुत सारे समूह दिखाई देते हैं, बहुत सारी आकृतियां तारे, वो तारों से हम जो है बहुत सारी आकृतियां इमेजिंग करते हैं। यहाँ पर ऐसी आकृति जब हम गौर से देखेंगे तो बहुत सारी आकृतियां हमें दिखेगी। कहीं पे जो है कोई पक्षी की आकृति बनती हुई दिखेगी, कहीं पे कोई पशु की आकृति बनती हुई दिखेगी। जैसे हम जो है कभी बादल लेते हैं, तो कभी बादलों से हम जो है इमेजिंग करते हैं कि यहाँ पर किसी आदमी की आकृति बन रही है, यहाँ पर किसी पशु की आकृति बन रही है। ऐसे इन तारों से भी दिखाई देते हैं हमें कुछ आकृति बनती हुई। ये जो आकृति इस प्रकार की कहीं पर ऐसी आकृति बनती हुई दिखाई देगी, तो इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों से कुछ यदि आकृति बनते हुए दिखाई देगी आसमान में, कि कोई ऐसा जो है चित्र टाइप का बन रहा है, तो उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल। तो वो एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बिग बेयर, अर्सा मेजर, बिग बेयर, ये कहा जा रहा है कि ये जो है नक्षत्र मंडल है, ये इसी प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यानी सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि संत।
ऋषि जो है सीधे सीधे है कि सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत। तो जो एक नक्षत्र है जो आसानी से पहचाना जाता है वो है सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल या सप्तऋषि सात ऋषि यहाँ पे इसका वो दे रखे। यह सात तारों का समूह जो कि नक्षत्र के अर्सा मेजर का भाग है। अब ये किसका भाग है? तो जो ये सात तारों का समूह है ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का जो है ये अर्सा मेजर का भाग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पुराने समय में जो ये सप्तऋषि मंडल है ये जो है हमारे धार्मिक उससे भी जुड़ा हुआ है। तो सात ऋषियों से मतलब है जो हमारे जो है सात महान ऋषि हुए उनको उसमें दिखाए गए हैं, उससे जोड़ा गया उनको। तो यहाँ की कहा जा रहा है कि रात्रि में दिशा का निर्धारण जो है तारों की सहायता से करते थे। तारों को देखते थे वो लोग, उनके पास घड़ी गुड़ी तो होती नहीं थी। तारों को देखते थे कि जो है इस समय ये तारा है, ये तारा दिखाई दे रहा, रात खुल गई है, अभी आधा रात है, या जो है उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी है। तो एक दिशा का पता होगा। जैसे उत्तर दिशा की बात यहाँ पे की जा रही है तो यहाँ पे कहा जाए कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। अब ये उत्तरी तारा कौन सा है? तो उत्तरी तारा इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो ये उत्तरी तारा है उत्तर दिशा, उत्तरी तारा है उत्तर दिशा को बता रहे तो कहा जा रहा है कि ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर चमकता है। तो यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और हम सप्तऋषि की सहायता से, अब सप्तऋषि जो सप्तऋषि मतलब सात तारों का एक जो है क्या है समूह है। तो समूह है तो यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर जो है बताया जा रहा है कि उत्तर दिशा किधर है। तो ये संकेतक जो है तारा है तो ध्रुव तारा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सप्तऋषि जो तारे हैं इनकी सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। हमें सप्तऋषि मंडल जहां पर है सात तारों का एक समूह है, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक सात तारों का एक समूह है। और इससे आगे हमें जो है दिखाई देगा, तो इससे आगे हमें जो है क्या दिखाई देगा? ध्रुव तारा दिखाई देगा। तो इसके ठीक आगे ध्रुव तारा दिखाई देता तो ये पता लग जाती है उत्तर दिशा है। तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारे के प्रकाश से चमकते हैं। अब जो कुछ खगोलीय पिंड, तो जो खगोलीय पिंड है तो इन खगोलीय पिंडों में कहा जा रहा है कि कुछ में क्या नहीं होता है, अपना जो है प्रकाश नहीं होता है और न ऊष्मा होती है। तो जो अंतरिक्ष में जितने भी चमक रहे हैं वो सब जो है खगोलीय पिंड है, लेकिन कुछ तो अपने प्रकाश से चमक रहे हैं। जिनका जो है जिनका अपने प्रकाश से जिनकी अपनी ऊष्मा है वो तो तारे कहलाते हैं। और जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है और दूसरे के प्रकाश से, दूसरे की लाइट उससे पड़ रहे और उससे चमक रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि ऊष्मा नहीं होते, तारा का प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ऐसे पिंड जो होंगे इनको ग्रह कहेंगे। तो इसी प्रकार से जो है सौरमंडल में जो हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी भी एक क्या है? एक ग्रह है। तो सौरमंडल में हमारी पृथ्वी जो हम पढ़ रहे हैं तो ये भी एक ग्रह है। अब ग्रह जिसे जो है अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द है प्लेनेट, तो इसको जो ग्रह है तो हमारे इस समय जो ग्रह है 8 ग्रह है। तो प्लेनेट कहते हैं ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक तो चारों ओर घूमने, परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला। परिक्रमण और परिभ्रमण, तो एक गति होती है परिक्रमण और एक होती एक परिक्रमण एक परिभ्रमण। तो परिक्रमण जो गति होती है परिभ्रमण गति होती है अपनी ही अक्ष पे घूमना, और परिभ्रमण का मतलब होता है कि जो चारों तरफ घूमे।
कोई एक यहाँ पर ये कोई पिंड है और इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और परिक्रमण, परिक्रमण जो है चारों तरफ जो है घूमना होगा, इसे परिभ्रमक भी कहते हैं। और जो भ्रमण है, परिभ्रमण परिक्रमण, तो परिभ्रमण, परिभ्रमण जो है परि परिक्रमण में चारों तरफ घूमना होता है, और परिभ्रमण में अपनी किल्ली पे ही, ये इसकी जो है जहां पर मैं हूं तो वहीं पर ही चक्कर लगा रहा हूं, वहीं पे ही चक्कर लगा रहा हूं। और परिक्रमण में क्या कर रहा हूं कि जो है किसी पिंड के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हूं। जैसे हमारी जो है पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक जो है अपनी ही अक्ष पे, अपनी ही किले पे घूमती है, और एक जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो एक दैनिक गति है, एक वार्षिक गति है। दैनिक गति में अपनी ही किले पे जो है घूम रही है, और जिसके कारण दिन और रात हो रहे हैं, और जो वार्षिक गति है उसके कारण क्या हो रहा है, ऋतु में परिवर्तन हो रहा है। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। अब कहा जा रहा है कि ये जो एक ग्रह है, और पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। तो यहाँ पर यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। अब कहा जा रहा है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है सूर्य, और पृथ्वी को जो ऊष्मा और प्रकाश मिलता है सूर्य से ही मिलता है। तो ये हमें क्लियर हो चुका है कि ग्रह जो होंगे वो उनके पास ना अपना जो है प्रकाश होगा और ना ऊष्मा होगी, वो दूसरे के जो है प्रकाश से चमकेंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी भी इसी प्रकार जो है ये हमारे एक जो है ग्रह है। तो कुछ यहाँ पे तथ्य दे रखे, जो 8 ग्रह है, तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि ये जो 4 ग्रह यहाँ पर दे रखे, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, सॉरी 3 ग्रह, इनके कहा जा रहा है कि इनके चारों ओर जो है छल्ले हैं, और इनके चारों ओर जो छल्ले हैं वो किस चीज से बनी हुई, ये जो है विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई, धूल कण इत्यादि इनसे बने हुए हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम जो चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा जैसी दिखती है। चंद्रमा एक उपग्रह है। अब चंद्रमा एक उपग्रह, तो यहाँ पे तो ग्रह है, ग्रह का मतलब है कि जो जिसका अपना जो है प्रकाश नहीं है, जिसकी अपनी ऊष्मा नहीं है, और जो क्या करते हैं दूसरे के प्रकाश और ऊष्मा से जो है प्रकाशित होता है, और वो साथ में क्या करते हैं, किसी जो कोई तारा है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और ये हमारे एक सौर मंडल है जिसमें 8 ग्रह है, पृथ्वी की साइज जो है उसमें 8 ग्रह है, और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो जो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो वो तो हो गए ग्रह, और जो ग्रह के भी चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, यहाँ जो है ये पृथ्वी थी, ये जो है चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। अब जो इसके भी चारों तरफ चक्कर लगा रहे वो उपग्रह हो गए। तो चंद्रमा एक उपग्रह है या हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, यानी पृथ्वी को सहित जो है 8 हो जाएंगे, पृथ्वी के समान 7 अन्य हैं तो उपग्रह है। जो यदि ऐसे ही प्रश्न पूछ बन जाए कि हमारी पृथ्वी के समान अन्य कितने ग्रह हैं, तो अन्य कितने ग्रह, तो 7। इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि 8वां ग्रह पृथ्वी हो जाएगी, वहां पर हम लिख देंगे, वहां पर 8 होगा, जल्दी जल्दी में 8 ग्रह है, जबकि उसने पृथ्वी के नाम पहले ही दे दिया है। तो पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। तो कहा जा रहा है कि इनके पास, कुछ के पास अपना चंद्रमा का मतलब उपग्रह, इनके पास चंद्रमा। यदि ऐसा पूछे कि इनके पास कितने चंद्रमा है, तो आप लोग ये क्लियर रखना कि चंद्रमा का मतलब उपग्रह, किसके पास कितने उपग्रह है।
तो सौर मंडल में हम यहां पे देखते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में, अब यहाँ पर जो है रोमन कहानियों से यहाँ पर बताया गया है कि जो रोमन कहानी है इसमें कहानी में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है, सूर्य देवता को सोल कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, तो जो सौर शब्द है, सौर मतलब सूर्य संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मतलब सूर्य संबंधित, सूर्य संबंधित जो सूर्य से संबंधित है, एक परिवार जो बना है, जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जो उसका जो है अनुकरण कर रहे हैं, वो जो है सब क्या आ गए हैं, वो सौर मंडल में आ गए। तो सूर्य 8 ग्रह, साथ में क्या हो जाएंगे उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जो क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब कहा जा रहा है कि सौर मंडल का निर्माण किन किन से होता है, तो सौर मंडल के निर्माण में सूर्य है, फिर 8 ग्रह है, इन ग्रहों के भी जो उपग्रह है और कुछ अन्य जो खगोलीय पिंड, जो खगोलीय पिंड में क्या आ गए, क्षुद्र ग्रह आ गए, फिर जो है उल्का पिंड आ गए। इन सब से मिलकर के क्या बन जाता है, हमारे जो है एक सौर मंडल बन जाता है। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य होता है सूर्य। इसे जो है एक सौर परिवार हो गए और इसका मुख्य सूर्य हो गए। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, तो सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में, सेंटर में सूर्य है और उसके चारों तरफ जो है सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यह बहुत बड़ा है, अब सूर्य कहा जा रहा है बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। तो उसमें खास करके हम यदि देखेंगे सूर्य में कौन कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन हीलियम है, और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, और वो जो है फिर क्या होती है वहां पे जो है नाभिक संलयन होता रहता है, और उससे जो है उष्मा जो है निकलती रहती है, उसमें जो है रिलीज होती रहती है। तो इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। अब क्या कहा जा रहा है कि जो सौर मंडल है वो सबसे जो है केंद्र में सूर्य है, सूर्य सबसे बड़ा है, सूर्य बड़ा भी है, और इसमें क्या है खिंचाव, खिंचाव मतलब इसमें है गुरुत्वाकर्षण बल, और उस गुरुत्वाकर्षण बल ने क्या कर रखा है, इन सबको बांध रखा है। बांध रखा मतलब इनको जो है दूर नहीं जाने देता वो गुरुत्वाकर्षण बल। तो सब पे जितने भी ग्रह हैं इनमें कुछ न कुछ किसी न किसी पास गुरुत्वाकर्षण बल है सबके पास। जैसे पृथ्वी के पास भी, चंद्रमा के पास है, किसी पे कम है किसी में ज्यादा है, तो वो क्या है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसे बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए एक प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सौर मंडल के लिए जो सूर्य प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत जो है सौर मंडल के लिए सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो पृथ्वी से लगभग जो है कहा जा रहा है कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। अब बात आती है यहाँ पे ग्रह की, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, सूर्य से दूरी के अनुसार हुए। अब सूर्य से दूरी के हिसाब से देखेंगे इन 8 ग्रहों को, तो सबसे पहले जो है कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। एक ग्रह 8 ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब से। सबसे जो है सूर्य से नजदीक बुध है, बुध के बाद जो है शुक्र है, शुक्र के बाद जो है यहाँ पे पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर जो है बृहस्पति है, फिर जो है शनि है, और फिर जो है यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये सारे ग्रह जितनी भी हैं ये एक निश्चित पथ पे, एक निश्चित रास्ता है जिस पे ये जो है घूमते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, ये नहीं कि ये जो है अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो इस निश्चित पथ पे जो है अपना एक जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस रास्ते को दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुआ है। ये जो रास्ता है दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ है, एक कक्षा कहलाते हैं। तो ये जो उनका जहां पर जिस पे वो चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं। सूर्य, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो बुध सबसे कम समय में
सूर्य का जो एक चक्कर पूरा करता है, बुध सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और उसे लगते हैं 88 दिन। 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर दे। जैसे हमारी जो पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में 365 दिन पूरे लगते हैं और 6 घंटे और लगते हैं एक चक्कर को लगाने में। तो वैसे जो है बुध सबसे नजदीक है और सबसे नजदीक है तो सबसे पहले जो है वो एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। ये सूर्य है, सूर्य यहाँ पर बुध है, तो बुध को जो है घूमने में इतने ही जो है ये ऐसे सर्कल बनेगा। लेकिन जो यहाँ पर होगा नेपच्यून, तो उसको जो है ज्यादा टाइम लगेगा, उसका जो है बड़ा सर्कल बनेगा, तो उसको ज्यादा समय लगेगा। तो बुध जो है सबसे कम समय में एक चक्कर लगा लेता है। यदि हम जो ग्रह है, हमने देखा कि सूर्य से दूरी के हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति है, सबसे जो है पहले सूर्य से जो नजदीक है वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद जो है हमारी पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद जो है बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। यदि आकार के हिसाब से पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो उस हिसाब से ये बड़े से पूछे या छोटे से पूछे, तो बड़े से यदि पूछता है तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद है शनि, और शनि के बाद है यूरेनस, और उसके बाद है नेपच्यून। और पृथ्वी का नंबर आएगा 5वें नंबर पे बड़े के हिसाब से, और फिर आएगा शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। शुक्र, मंगल, बुध। बुध सबसे छोटा, बृहस्पति सबसे बड़ा। यदि छोटे से देखेंगे तो सबसे छोटा जो है बुध है, उसके बाद जो है बुध के बाद है मंगल, और मंगल के बाद है शुक्र, और शुक्र के बाद है पृथ्वी। छोटे के हिसाब से देखेंगे हम कि पृथ्वी के कौन सा जो है नंबर आता है, तो चौथा नंबर आएगा, और बड़े के हिसाब से देखेंगे तो 5वें नंबर पे आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, शनि के बाद जो है यूरेनस है, और फिर है नेपच्यून, और यानी वरुण, जो नेपच्यून है अरुण वरुण, और उसके बाद जो है 5वें नंबर पे पृथ्वी आएगी। पृथ्वी के बाद जो है शुक्र आएगा, फिर मंगल आएगा, और फिर बुध आएगा। तो यदि पूछा जाता है कि पृथ्वी आकार के हिसाब से किस नंबर पे है, तो 5वें नंबर पे है आकार के हिसाब से, बड़े के हिसाब से। और यदि हम जो है छोटे से देखेंगे कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में किस नंबर पे आएगी, तो चौथे नंबर पे आएगी। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें। तो बुध जो है सूर्य के सामने जो है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर जो है लगा लेता है, 88 दिन में लगा लेते हैं। अब जो है यहां पर शुक्र देखते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और देखते हैं कि जो बृहस्पति और शनि है को इनको गैस दिग्गज ग्रह भी कहते हैं, इनको कहा जाता है गैस दिग्गज ग्रह। चलो आगे जो है इस पे बात करते हैं। पहले देखते हैं शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को। यानी यहां पर जो है शुक्र कि जो इसकी जो बनावट है ये सेम वैसी है जैसे पृथ्वी की है, वैसे वहां पे जो है गैसे है। तो यहाँ पर जो है इसलिए इसको जो है इसका जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति, आकार भी और आकृति भी लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, इस बात को आप ध्यान रखना, और यानी 2006 से पहले। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि यह कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जो 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लेटो ये बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो ये ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, प्लेटो जो है दूसरे ग्रहों के जो है पथ, जो इनका जो है चलने का रास्ता है उसको काटता था। तो इसलिए इसको जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। जो ग्रह उसी को कहा गया है कि जो क्या कर रहा है, एक निश्चित पथ पे जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, यानी उसे हम कहेंगे परिक्रमण कर रहा है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी, अब सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे,
दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे बुध है, उसके बाद शुक्र है और तीसरे नंबर पे पृथ्वी। आकार के हिसाब से देखें तो पांचवें नंबर पे है और छोटे से बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से देखें तो चौथे नंबर पे है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अब आकार में हमने देख लिया कि पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, तो यहां पर जो है जितने भी ग्रह है इन ग्रहों के बारे में देख लेते हैं, इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सूर्य है, इसके सबसे नजदीक बुध है, इसकी जो है दूरी दिखाई गई मिलियन किलोमीटर में दिखाई गई है। तो यहां पर पैमाना भी दे रखे कि 1 मिलियन के बराबर जो है 10 लाख होता है, तो मिलियन किलोमीटर में दे रखी है। तो बुध की जो है मिलियन किलोमीटर में 58 मिलियन इसकी दूरी है सूर्य से। उसके बाद जो है शुक्र है, शुक्र तो शुक्र की जो है 108 मिलियन में इसकी दूरी दिखाई गई है। और शुक्र को आप देखोगे तो शुक्र आपको दिखाई दे रहा होगा चमक रहा है, सबसे चमकीला ग्रह है। उसके बाद जो है पृथ्वी है तीसरे नंबर पे, 150 मिलियन इसकी दूरी है सूर्य से। और ये जो है पृथ्वी को जो दिखाया गया है तो इसको जो है नीला ग्रह, जब आप जो है अंतरिक्ष से देखेंगे तो इसमें पानी की बहुलता होने के कारण इसको जो है नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद जो है मंगल 128 मिलियन दूरी पे है मंगल। तो ये जो है मंगल, इसकी जो है इसका कलर देखो, ये लाल सा दिखाई दे रहा है, तो ये है, इसे लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। अब जो है बुध सूर्य के सबसे निकट होने से क्या है कि एक तो ये जो है सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा सूर्य के सबसे नजदीक है, तीसरी बात क्या है कि ये सबसे जल्दी एक चक्कर सूर्य का पूरा कर देते हैं और ये मात्र 88 दिन में करता है। और इसे रोमन देवताओं के दूत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। रोमन देवताओं के दूत के नाम पे इसका नाम रखा गया है बुध ग्रह का। और इसके जो उपग्रह है, इसके कोई उपग्रह नहीं है, बुध के और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, शून्य है। तो इसमें दिन का तापमान जो है बहुत ज्यादा होता है, रात का तापमान बहुत कम हो जाता है, बहुत डाउन चले जाता है। दिन में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, रात को जो है बहुत कम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे गर्म ग्रह है बुध, नजदीक होने के बावजूद भी सबसे गर्म नहीं है। शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, क्योंकि शुक्र पे जो है गैसों का जो आवरण है, तो जब हम जो है उसमें बजट पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि यदि यहाँ पर जो है हमारा जो हमारा जो है वायुमंडल है, वायुमंडल में जब गैसें जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो सूर्य से जो प्रकाश हमें मिलता है वो हम तक तो पहुंच जाता है, लेकिन गैसों का आवरण बहुत ज्यादा होने के कारण जो है वो जो है प्रकाश हीट वापस नहीं जा पाती है। और वहां पर जो है क्या हो जाएगा, हमारे जो है जो हम देखते हैं आज जो है धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यही कारण है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो है ये शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। कभी भी आप ये लॉजिक मत लगाना कि ये सबसे नजदीक है, ये सबसे ज्यादा गर्म होगा, ये सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। अब शुक्र को देखते हैं, बुध जैसे हमने देखा ये सबसे गर्म है। शुक्र जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण प्रभाव का इसमें जो है ग्रीन हाउस प्रभाव रहता है, इफेक्ट रहता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा गर्म है। इसका जो है नामकरण प्रेम और सौंदर्य के रोमन की देवी के नाम पर पड़ा है। ये जो शुक्र है ये जो अपनी कक्षा पे गति करता है, जो ये इस पे गति कर रहा है, ये जो है इस पे गति कर रहा है, इस पे गति कर रहा है, इसमें तो इसको जो है गति करने में लगते हैं 225 पृथ्वी दिवस।
पृथ्वी दिवस, जो हम पृथ्वी दिवस के हिसाब से ही गणना करते हैं, तो 225 पृथ्वी दिवस में ये अपनी एक गति पूरा कर जाता है। तो इसको हमने कहा है परिक्रमण, यानी जो वार्षिक गति है। और जो दैनिक गति है उसको परिभ्रमण, परिभ्रमण और परिक्रमण में ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। दैनिक और वार्षिक में ज्यादा वो नहीं होंगे, लेकिन परिक्रमण और परिभ्रमण में ज्यादा वो होती कंफ्यूज होती है। तो परिभ्रमण जो है, जो दैनिक गति है, घूर्णन गति है, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। तो ये जो घूर्णन गति करता है, जो है अपने ही अक्ष पे जो घूमता है, जिसमें जो है जिसके कारण दिन रात होता है, उसमें इसको सबसे ज्यादा समय लगता है 241 दिन। तो 241 दिन इसमें जो है एक दिन जो रहता है वो 241 दिन का रहता है। इतनी जो है इसकी कम स्पीड है, बहुत कम स्पीड से ये जो है अपने ही अक्ष पे घूमता है। इसके बाद जो है पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में हम लोग जो है सभी जानते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा से और देख लेते हैं कि ये हमने देख लिया कि इसके कोई उपग्रह नहीं है। एक दूसरा ऐसे देखते हैं कि एक ये जो शुक्र है और एक जो है यूरेनस, जो यूरेनस है, ये दोनों, तो शुक्र और यूरेनस, ध्यान रखना आप, दोनों ग्रहों के बाद यूरेनस और शुक्र, ये दोनों, इन जितनी भी ग्रह है, इन ग्रहों के विपरीत दिशा में गति करते हैं। विपरीत दिशा मतलब कि सारे जो ग्रह गति करते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं, और ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं। ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं। सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हैं, और ये दोनों ग्रह उल्टा करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ गति करते हैं। तो जो ये शुक्र है, इस कारण जो ये शुक्र है, इस कारण इसको शुक्र को, एक तो जो है इसे क्या कहा गया, पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा गया। एक इसे कहा गया है सांझ का तारा और भोर का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा। तो शाम को ये जो है किस दिशा में दिखाई देगा, तो शाम को जो है ये जो दिखाई देगा, ये पश्चिम में दिखाई देगा। और सुबह के जैसे समय सुबह होगा, ये पूर्व में दिखाई देगा। तो ये जो है जब सुबह, बहुत सारे लोग जो है, आप लोग घर में देखते होंगे कि तो बहुत सारे लोग जो है तारों को देख करके ही अनुमान लगा देते हैं कि अब क्या हो गया, रात खुल गई है। तो इन तारों के हिसाब से ही पता लग जाता है। तो ये दोनों ग्रह क्या है, अन्य ग्रहों के विपरीत, ये जो है जो भी गति करते हैं, ये करते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, और सारे, चाहे हमारी पृथ्वी है चाहे कोई भी है, ये गति करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। और इसमें जो है और देखते हैं, और घूमता ये बहुत धीरे धीरे है, अन्य ग्रह के विपरीत गति करते हैं। पृथ्वी का जुड़ा ग्रह कहा जाता है, सबसे चमकीला है, और सांझ का तारा और भोर का तारा इसे कहा जाता है। पृथ्वी को देखते हैं, तो पृथ्वी जो है, तो पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी का व्यास है 12,761 किलोमीटर है, जो ये जो है अपने कक्ष पे गति करती है, परिभ्रमण करती है। तो ये 365 सही 1/4 और 365 सही 1/4, यानी 365 दिन पूरे लगते हैं। 1/4 मतलब 6 घंटे और लगते हैं, चौथा हिस्सा, एक दिन का चौथा हिस्सा 6 घंटे। तो ये जो 6 घंटे होते जाते हैं, 6 घंटे इस साल में हुआ, एक साल में 6 घंटा एक्स्ट्रा हुआ, दूसरे साल में 6 घंटा एक्स्ट्रा हुआ, तीसरे साल में 6 घंटा एक्स्ट्रा हुआ, तो 6 या 18 घंटे हुए। चौथे साल में 6 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो एक साल, एक दिन पूरा बन जाएगा। 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24 घंटा बन जाएगा। और 24 घंटे बनने से क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो जो एक दिन जो है फरवरी 24 का जाता है, ये इसी कारण जाता है कि फरवरी जो है, सॉरी 24 का नहीं, फरवरी 29 का जाता है। तो ये इसी कारण जाते हैं। अन्य जो है समय फरवरी, अन्य साल 3 साल तक जो है 28 दिन की जाती है, और चौथे साल 29 दिन की जाती है, यही कारण है। तो इसमें इसकी जो है चंद्रमा यानी उपग्रह इसके एक है। फिर हम देखते हैं मंगल।
यहां पर मंगल, तो मंगल लाल ग्रह है। अब इसके जो है लाल ग्रह, तो सूर्य की दूरी के हिसाब से हम देखेंगे इससे चौथा है ये जो है ठंडा रेगिस्तान जैसा ग्रह है। आयरन ऑक्साइड धूल से ढका हुआ है, जिसके कारण ये लाल दिखाई देता है। इसका लाल रंग का कारण यही है। और नाम इसे जो रोमन युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया है। और इसके जो है यदि उपग्रह देखें तो इसके उपग्रह है 2। अब यदि कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है, मंगल है या शुक्र है? पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है, मंगल है या शुक्र है? तो यहां पर हम पृथ्वी को देख रहे हैं कि सूर्य से दूरी है इसकी 150 मिलियन किलोमीटर, और शुक्र की है 108 मिलियन किलोमीटर, जो है मंगल के 228 किलोमीटर। तो 228 में से 150 घटाएंगे तो 78 जो है आ रहा है, और 150 में से 108 को घटाएंगे तो 42 आ रहा है। यानी इसके जो है नजदीक जो ग्रह है, पृथ्वी के सबसे जो नजदीक ग्रह है वो शुक्र है। इन दोनों के बीच में है ये, शुक्र और जो है मंगल के बीच में। लेकिन एक किसके नजदीक ज्यादा है, तो शुक्र के नजदीक ज्यादा है। उसके बाद बृहस्पति। अच्छा, अब ध्यान रखना कि ये जो इतने ग्रह हमने 4 ग्रह पढ़े हैं, इन्हें कहा जाता है आंतरिक ग्रह, या इन्हें कहा जाता है पृथ्वी तुल्य ग्रह। ये सारे पृथ्वी के समान हैं। जैसे इनमें जो है पृथ्वी में जो है ऑक्सीजन है, और जितने भी जो है जो पृथ्वी के समान आकृति इत्यादि में भी जो है आकार में भी पृथ्वी के समान है, तो इन्हें पृथ्वी तुल्य ग्रह कहा जाता है। और इसके बाहर के 4 ग्रह, इसके बाहर के 4 ग्रह, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें कहा जाता वाह्य ग्रह, या इन्हें कहा जाता बृहस्पति तुल्य ग्रह। इन्हें कहा जाता वाह्य ग्रह, या इन्हें कहा जाता बृहस्पति तुल्य ग्रह। ये बृहस्पति और शनि को गैस दिग्गज ग्रह भी कहा जाते हैं। यूरेनस और नेपच्यून को बर्फ के दिग्गज कहा जाते हैं। तो जो बृहस्पति और शनि है, इन्हें कहा, इन दोनों को कहा जाता है गैस दिग्गज ग्रह, और यूरेनस और नेपच्यून को कहा जाता है बर्फ दिग्गज ग्रह, बर्फ दिग्गज ग्रह। तो आंतरिक ग्रह और इस जो है जो आंतरिक ग्रह है, इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान रखना, पृथ्वी तुल्य ग्रह, आंतरिक ग्रह, ये जो है सब कहा जाता है। और इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल एक ग्रह है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो बृहस्पति है और मंगल है, इन दोनों के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। ऐसी और भी पेटियां हैं, लेकिन एक क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। और क्षुद्र ग्रह क्या है, जो ग्रह है इनके ही टूटे हुए कुछ जो है टुकड़े हैं, या अंतरिक्ष में जो है धूल, गैस और जो है पत्थरों के जो है कुछ टुकड़े हैं। ये जो है एक पट्टी में है, और यहाँ पर जो है ये भी क्या है कि ये भी जो है इनके ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनके बीच में जो है ये पेटी है बृहस्पति और मंगल के बीच में। ये भी जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो बृहस्पति हमने देखा कि सबसे बड़ा ग्रह है, 778 मिलियन किलोमीटर सूर्य से दूर है। और बृहस्पति दूरी के हिसाब से सूर्य की दूरी से 5वां है, सबसे बड़ा है, गैसीय ग्रह है। और रोमन देवताओं के शासक के नाम से इसे जो है इसका नाम इसे रखा गया है। और इसके और शनि के जो है, अब इसके इनके उपग्रह देखें तो कभी शनि ग्रह जैसे जो है नए नए उपग्रह जो है ढूंढे जाते हैं, वैसे जो है कभी इसके शनि ग्रह उपग्रह ज्यादा हो जाते, कभी इसके। तो इस पे जो है आप लोग अब रहे देखते रहे कि कौन से जो है कोई नया
ऐसे जो है इसमें इस हिसाब से अभी 95 है। और गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है इसका ही, बृहस्पति का। अब जो है शनि, तो जो शनि है सूर्य से दूरी के हिसाब से छठे नंबर पे है। विशिष्ट जो है इसमें वलय है, तो इसमें वलय है। और इसमें जो है यानी वलय मतलब छल्ले हैं। कृषि के रोमन देवताओं के नाम पर इसका नाम रखा गया, और इसके जो है चंद्रमा की संख्या यहाँ पे जो है 146 यहाँ पर दिखाए गए, लेकिन ये जो है नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद जो है ग्रह है यूरेनस, अरुण, और उसके बाद वरुण। तो अरुण को हम देखेंगे तो सूर्य से 7वां नंबर हिसाब से 7वां जो है ग्रह है, और थोड़ा सा ये जो है अजीब है, शुक्र की तरह जो है ये क्या करता है, शुक्र की तरह ये अन्य ग्रह की विपरीत जो है ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और इसकी खोज 1871 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी, और इसकी जो है चंद्रमा जो इसके उपग्रह है वो है 28 इसके उपग्रह है। और उसके बाद जो है नेपच्यून, वरुण, तो वरुण जो है ये सबसे अंतिम है, और ये दोनों, इन दोनों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, सबसे दूर है। और ये सबसे ठंडे हैं, सबसे ठंडे तो ये सबसे ठंडा तो हो गए, जो सबसे दूर है सबसे ठंडा होगा सीधे सीधे। यहाँ पर जो है क्या मिलेगी, यहाँ पर बर्फ इत्यादि मिलेगी। तो सबसे ठंडा है यह रोमन जल देवता के नाम पर रखा गया है। इसके जो है चंद्रमा जो है इसके 16 चंद्रमा है, इसकी 16 उपग्रह है। और इसमें यदि हम देखें तो सुपरसोनिक तेज हवाओं के लिए ये जाना जाता है। यहाँ पर जो है बहुत तेज हवाएं यहाँ पे चलती है। ये पहला ग्रह है नेपच्यून, जिसकी भविष्यवाणी गणितीय गणनाओं के आधार पर की गई, जिसकी भविष्यवाणी गणितीय गणनाओं के आधार पर की गई। अब जब जो है इसको क्लास में पढ़ाता हूँ, तो छोटे बच्चों को क्लास में पढ़ाने ऐसे तो जो तैयारी करने वाले उनके लिए तो अलग है, छोटे बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूँ तो जो है उनको जब भी पढ़ाता हूँ तो यहाँ से कि 8 ग्रहों के नाम किस ढंग से उन्हें याद करना है, तो मैं जो है उन्हें जो याद कराता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि सबसे पहले जो है पृथ्वी, जिस पे हम रह रहे हैं, पहले उसका नाम याद करो कि पृथ्वी, हम पृथ्वी में रहते हैं, जहाँ हमारा आवास है। उसके बाद जो है मैं कहता हूँ कि इतवार जो है यानी संडे को छुट्टी रहती है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोमवार को भी स्कूल में आते हैं, वो भी जो है दूसरे दिन में छुट्टी मना लेते हैं। तो 2 दिन तो ऐसे गए। अब उसके बाद जो है याद करो, उसके बाद कहो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, भाई इतवार को छुट्टी है, तो इतने तो हो गए आपके, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 5 ते हो गए। और छठे जो है जहां आप रह रहे पृथ्वी, तो छठा ग्रह ये हो गए। या पहला ग्रह जो है पृथ्वी को बोल दो कि पहला ग्रह पृथ्वी है, उसके बाद जो है मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 6 हो गए। और 2 आपके दोस्त है, एक अरुण है, एक वरुण है। इस ढंग से जो है बच्चों को याद कराने के लिए करवाता हूं कि ताकि बच्चों को याद हो जाए। अब इनसे संबंधित कुछ तथ्य भी है, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में, और अपने अक्ष पर सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में, और अपने अक्ष पर जो घूर्णन है ये जो है 59 दिन में। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 253 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में। 243 जो है 243 कर देना, 41 था लेकिन मैंने कहा, लेकिन 43 ध्यान रखना, 43 दिन में अपने अक्ष पे सूर्य के चारों तरफ। तो 253 दिन में, 253 दिन में 1 साल पूरा हो जा रहा है इसका, लेकिन एक दिन में जो इसका एक दिन हो रहा हो 243 दिन का हो रहा है। पृथ्वी के बारे में हमने देख लिया कि एक चंद्रमा 365 दिन में, और अपने अक्ष पर 1 दिन में, और चंद्रमा इसकी एक है। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 627 दिन में, अपने अक्ष पर जो है 1 दिन में, घूर्णन 1 दिन में, और चंद्रमा की इसकी संख्या 2 है। इनको जो है ये सारे ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और ये जो है अन्य जो 4 ग्रह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको वह ग्रह कहा जाता है। और यहाँ पर जो है
यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 दिन साल अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की सतह पर 87 दिन। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 184 दिन और साल अपने अक्ष पर 16 घंटे 4 मिनट। चंद्रमा, तो चलो ये हमने देख ही लिया है, जो भी इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो था वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर अन्य देखते हैं कि अन्य क्या बातें हैं। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जो पृथ्वी है ये कहा जा रहा है कि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब, पृथ्वी का अपना आकार है और उस आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है कि पृथ्वी के समान का आकार। इसका आकार पृथ्वी के समान का आकार है, किसी दूसरे आकार नहीं है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर क्या है, पानी से ढका हुआ है। यानी 71% हम देखते हैं तो 71% पानी है और 29% जो है भूभाग है। तो यहाँ पर जो है ये 79 यानी 2/3 जो है सतह इसकी पानी से ढकी, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यही कारण है। अब ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, जो ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है। ध्यान रखना आप लोग ये कि जो है ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, यानी पृथ्वी के बारे में। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो यानी पृथ्वी के बारे में लिखना, आए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। तो जो है यही वो कहा गया कि जो यानी लोजी पृथ्वी का अध्ययन इत्यादि से संबंध है इसका। तो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलशास्त्री, खगोलीय पिंड और उनके संबंध में, उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोलशास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो आर्यभट्ट ने जो है कब का ये बता दिया कि ये सारे जो है सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये प्राचीन जो है भारतीय खगोलशास्त्री थे। अब चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि चंद्रमा क्या है। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, तो ये चंद्रमा के पृथ्वी के उपग्रह है और इसमें कहा जा रहा है कि चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, यानी 1/4 है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता। अब इतना बड़ा क्यों दिखाई देता हमें, जब जो है कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े जो है तारे हैं, तो ये जो है चंद्रमा क्यों बड़ा दिखाई देता। तो वो जो है वो क्या है, वो दूर है, लेकिन ये चंद्रमा क्या है, हमसे नजदीक है, लेकिन बहुत नजदीक भी नहीं, क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ज्यादा नजदीक है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर, तो 3,84,000 आप लोग ध्यान रखेंगे, इतने किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग, अब यहाँ पे प्रकाश की गति बताई गई है कि प्रकाश की गति लगभग जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में इतनी तेज चलने पे एक जो है सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, तो तब भी 8 मिनट का समय लग जाता है। तो कितना जो है दूर है सूर्य। तो यहाँ पर जो है जो ये प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति जो है हम इसको जो है प्रकाश वर्ष से मापते हैं। प्रकाश वर्ष कई बार पूछे जाते हैं। तो प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है, समय का है या दूरी का? तो समय का नहीं बल्कि वो दूरी का मात्रक है, क्योंकि इससे दूरी मापी जा रही है। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई ये कब गए, इन्होंने चंद्रमा के सतह पर कब जो है कदम रखा, तो 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रांग जो है ये गए थे चंद्रमा पे। चंद्रमा के बारे में जो है कुछ और देखते हैं। चंद्रमा का आकार, चंद्रमा का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करते हैं। तो 27 दिन में कहा जा रहा है कि ये जो है पृथ्वी का ये बाहर जो है जो चक्कर पूरा करता है, ये 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी के जो है अपने अक्ष पे भी ये 27 दिन में ही एक चक्कर पूरा करता है
और चंद्रमा के जो है पृथ्वी के चारों तरफ भी 27 दिन में एक चक्कर पूरा करते हैं। लगभग इतने समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो पृथ्वी एक चक्कर भी और इसका चक्कर भी, इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देते, इसके कारण हमें जो है एक ही भाग दिखाई देते हैं। क्या चंद्रमा जो है सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य के चारों तरफ डायरेक्ट रूप से नहीं लगाते, इनडायरेक्ट रूप से लगाते, क्योंकि फिर हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो चंद्रमा भी उसके जो है चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इस प्रकार इनडायरेक्ट चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो इसकी सतह पर छाया बनाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें पर्वतीय मैदान, गड्ढे हैं, जिसके कारण वहां पर छाया दिखाई देती है। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो ये छाया कब देखी जा सकती है? पूर्णिमा के दिन। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में, ये क्षुद्र ग्रह क्या है? तो ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, अब तारे, ग्रह और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह पेटी हमने देखी थी जो मंगल और बृहस्पति के बीच में थी। तो इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये क्षुद्र ग्रह कौन है? जो जितने ग्रह हैं, जो ग्रह हैं उनके ही अवशेष हैं, उनके टूटे धूल और जो है गैस के जो है कण है, तो वो जो है वहीं तैर रहे हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या है? तो इसको जो है थोड़ा देख दे कि उल्का पिंड क्या है। तो उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर, अच्छा उल्का पिंड से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि उपग्रह। तो उपग्रह क्या है? तो उपग्रह जो है हमने अभी देखा कि जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उनका जो है उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर इसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह भी है कुछ, जिन्हें जो एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, आप लोग सब जानते हैं, एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। और अंतरिक्ष में जो उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है, यहाँ पे इनसेट है, IRS है, एडुसेट है, ये कुछ जो है उपग्रह है। तो ये अंतरिक्ष में भारतीय कुछ उपग्रह है। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जैसे यहाँ पे एक उल्का पिंड का जो है यहाँ पर दिखाया गया। तो ये कहा जा रहा है कि कभी कभी जो है जब ये पृथ्वी के नजदीक आता है तो घर्षण के कारण वो क्या हो जाता है, जल जाते हैं। लेकिन कुछ जो है पूर्ण रूप से जले बिना पृथ्वी पे गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर क्या बन जाते हैं, गड्ढे भी बन जाते हैं। तो ऐसे जो है स्थिति में आ जाती है। तो अब जो है ब्रह्मांड के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड जो है खुले आसमान, आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता जो लाखों तारों का समूह होता है। अब हम जो है एक दो तारों के बारे, यहाँ पे तो लाखों तारों की बात की जा रही है। तो लाखों तारों का जो समूह होता है, यह पट्टी आकाश गंगा, मिल्की वे है, आकाश गंगा। और हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो सौर मंडल है, पृथ्वी तो छोड़ो, हमारा जो सौर मंडल है ये इसी का ही हिस्सा है, मिल्की वे का, आकाश गंगा। आकाश में गंगा की तरह दिखाई देते हैं, यानी जैसे जो है गंगा बह रही है, इतने जो है सारे एक सफेद रंग में दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारे असंख्य लाखों करोड़ों तारे दिखाई देंगे। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। अब ये आकाश गंगा क्या है? इसमें करोड़ों तारे हैं, बादल है, गैस है, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो हमारा जो सौर मंडल है, जिसमें 8 ग्रह है, उपग्रह है, उसमें जो है हमने देखा क्षुद्र ग्रह है। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है
लाखों आकाश गंगाएं जो है मिलकर के क्या बन करती है, एक ब्रह्मांड को बनाती है। तो ब्रह्मांड का मतलब है उसमें लाखों आकाश गंगाएं। यहां पर जो है ये आकाश गंगा का यहां पर दिखाया गया है कि ये आकाश गंगा है। यहां पर जो है इस प्रकार से ऐसे ऐसे चित्र जो है दिखाई देता है, तो ये एक आकाश गंगा है। और ऐसे जो है अंतरिक्ष में हजारों लाखों आकाश गंगाएं हैं, और इससे मिलकर के उनसे मिलकर के क्या बनती है, हम एक हमारा जो है ब्रह्मांड बनता है। तो ब्रह्मांड का मतलब यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी में मैं हूं या कोई व्यक्ति है, और एक व्यक्ति ने यहाँ पे हजारों लाखों व्यक्तियों से जो है पृथ्वी बनी है, लाखों करोड़ों व्यक्तियों से, अरबों खरबों से मिलकर बनी है। अरबों खरबों जो है गांव से मिली है, तो जो है मनुष्य तो खैर बहुत है। तो यहाँ पर करोड़ों, यहाँ पर जो है जैसे मैं हूँ, फिर जो है गांव बना, परिवार बना, गांव से फिर गांव बना, फिर तहसील बना, तहसील से जिला बना, जिले से फिर जो है राज्य बना, राज्य से फिर क्या बन गए, देश बन गए, देश से फिर जो है महाद्वीप बन गए, महाद्वीप से फिर जो है क्या पूरा विश्व बन गए। तो यहाँ पर ये जो है पूरा ये दिखाया गया है, पूरी ये पृथ्वी दिखाई गई है। और यहाँ पर पहले व्यक्ति का अस्तित्व दिखाया गया है, फिर पृथ्वी दिखाई गई है। ऐसी जो है बहुत सारी पृथ्वियां, कहा गया कि बहुत सारी पृथ्वियों को मिला के, बहुत सारी पृथ्वी मतलब है कि जैसे जो है पृथ्वी हमारे एक ग्रह है, तो ऐसे बहुत सारी ग्रहों को मिलकर के पृथ्वी ग्रह है, उसके फिर उपग्रह है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रहों उपग्रहों को मिला करके एक सौर मंडल बनता है। उन सबको मिलाकर के सौर मंडल बनता है, और बहुत सारे सौर मंडलों को मिलाकर के आकाश गंगा बनती है, एक आकाश गंगा बनती है। यानी बहुत एक आकाश गंगा में बहुत सारे सौर मंडल हैं, और बहुत सारी आकाश गंगाओं को मिलाकर के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये टॉपिक है आज ये यहाँ पे समाप्त हो जाए। मुझे नहीं लग रहा ये जो है इसमें कितना टाइम लग गया होगा, लेकिन हमें पढ़ने, हमें जो है तैयारी करनी है, हमें जो है अच्छे से तैयारी करनी है। और आप लोग जो है अपने कमेंट, और यदि आप लोगों के पसंद आता है तो आप लोग जो है जो अन्य चैनल में भी, अन्य चैनल में जो रिक्वायरमेंट रहती है, आप समझ रहे होंगे कि क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो चैनल तभी जो है आगे बढ़ेगा, आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ेगा। तो आप लोग भी इसको जो है शेयर कीजिए, आप लोग इसमें कमेंट कीजिए, और आप लोगों को यदि अच्छा लगे कि ये वीडियो मिलते रहे तो उसको हो सके तो उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पहली बार जो है, मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है, मैंने कभी नहीं कहा, ना मैंने कभी लाइक करने के लिए कहा, ना सब्सक्राइब करने के लिए कहा। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो आप लोग इसको जो है वो कीजिए, और ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और इसी कंटिन्यूटी से हम जो है जो भी टॉपिक होंगे उनको अच्छे से ही देखेंगे, उनको अच्छे से अध्ययन करेंगे, ताकि हमारी समझ जो है विकसित हो जाए। तो इसी के साथ जो है आप लोगों का समय देने के लिए और आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे किसी प्रकार की भी कोई परीक्षा है। धन्यवाद।